हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति को लाने वाला हूं जिसने पिछले 5 सालों में प्रयागराज की इस पावन धरती पर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। उसने केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हुए अपनी सारी दुश्वारियों को मात देते हुए उसने सफलता हासिल की। और वो सफलता जो है निश्चित रूप से किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसने बहुत ही स्ट्रगल से अपना जीवन यापन किया, जिसने अपने परिवार की दुश्वारियों से जो है वो क्या कि लगातार सामना करता रहा और अंततः उन विषम परिस्थितियों में सफलता हासिल की। और वास्तव में मेरा अपना ये सोचना है कि सफलता उन्हीं को मिल पाती है जिसने लगातार तपस्या करते हुए अपनी पढ़ाई से अपना नाता जोड़े रखा। परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हो, चाहे जितनी विपरीत हो, किसी न किसी रूप में अपनी सारी दुश्वारियों को एक किनारे रखते हुए केवल और केवल पढ़ाई पर ही अपना ध्यान दिया और अंततः सफलता हासिल की। मैं बात करने वाला हूं, आपके सम्मुख उपस्थित करने वाला हूं उस शख्स का जिसका नाम है अभिषेक जायसवाल, जो मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ पे निवास करते हैं और CGL 2020 का जो अभी परिणाम आया, उस परिणाम में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर उनका चयन हुआ। और कुल कितने सीट्स थे, ये सारी बातें बताई, उनका रैंक क्या है और उन्होंने किस तरह का स्ट्रगल किया, किन किन से मार्गदर्शन उनको मिला और बदली हुई परिस्थितियों में जबकि पैटर्न चेंज हो चुका है उनके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, मैं इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर अभिषेक जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पे उपस्थित हों और फिर अपना परिचय दें। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जो है सफलता हासिल की। और वास्तव में आज जो बेकारी की जो समस्या है, जो बेरोज़गारी की समस्या है, और मैं ये सोचता हूं कि बेरोज़गारी बेकारी की समस्या किसी सरकार का परिणाम से ज़्यादा मैं ये समझता हूं कि भारत में जो ओवर पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में, इन विपरीत हालातों में आपने सफलता हासिल की। अपनी सफलता को लेकर अभी आप क्या सोच रहे हैं? सर, पहली बात तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, वैसे तो सफलता अगर देखा जाए तो अभी कल से जब मेरा रिज़ल्ट आया हुआ है तो अब से मैं क्या ही बयान करूँ। सब कुछ मतलब शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए अभिषेक जी, जो आपका सिलेक्शन हुआ वो किस पोस्ट के लिए हुआ और कितने उसमें वैकेंसीज थे और उसमें आपका पोजीशन क्या था? सर, मेरा सिलेक्शन अभी SSC CGL 2020 में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के थ्रू हुआ है, जिसमें कि वैकेंसी हमारी टोटल थी 400 और मेरा रैंक उसमें बना है 217। 217 है आपका। अच्छा, बहुत ही अच्छा रैंक है। और ओवरऑल जो है इसमें वैकेंसीज कितने थे ओवरऑल सबको मिलाकर देखा? ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें 7000 लगभग वैकेंसी थी। 7000 वैकेंसीज थे। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए कि आपने कितने सालों में तैयारी करके ये शानदार सफलता हासिल की? सर, ये मेरा लगभग 5 साल हो गए मुझे। अच्छा, 5 साल हो गए। 5 साल लगातार किया। यस सर। तो बीच में इसका मतलब है कि लॉकडाउन का पीरियड या सर, जो वहाँ पर कोरोना काल है वो सब चीजें आपने देखा। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा था, है ना, तो वो समय अगर छोड़ दिया जाए तो वो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक विषम परिस्थितियों से भरा हुआ समय था। तो उस हमें लगता है 1-1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो आपने लगभग 4 साल में, है ना, 4 साल में आपने प्रिपरेशन किया और सफलता हासिल की। तो यहाँ पर जब इलाहाबाद आप आए, है ना, तो आपको किस तरह की, कितनी तरह की मतलब कठिनाइयाँ जो आपके सम्मुख आई? एक तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही गरीबी से भरा रहा है और उन परिस्थितियों में जब आप के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियाँ आई तो उन सब से, चूंकि देखिए मैक्सिमम लोगों के सम्मुख चुनौतियां होती है, कुछ चुनौतियों से संघर्ष कर अपने को कह सकते हैं कि और भी परिष्कृत करके प्रस्तुत करते हैं और कह सकते हैं कि और भी बेहतर इंसान के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं और कुछ परिस्थितियों से टूट जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों से, जो हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं यह मतलब कह सकते हैं कि आपके थ्रू बतलाना चाहता हूँ कि जब भी विषम परिस्थितियाँ आती है तो हमें किस तरह से अपने को कंसंट्रेट रखना चाहिए, किस तरह से अपने को कह सकते हैं कि अपना जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में फोकस को बनाए रखना चाहिए।
कैसे बनाए रखा जा सकता है? सर जैसे यहाँ पर आपने फोकस की बात की, तो फोकस कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें यही है कि आप कितने शिद्दत से आप उसमें वर्क कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है। बस यही मेरा एक कहना रहेगा कि आप बिल्कुल अपने वर्क के प्रति कितने ईमानदार आप रहिए, हमेशा ईमानदार रहिए, और कुछ भी नहीं। अच्छा अभिषेक जी, एक जो कह सकते हैं कि जो पिछले 5 सालों में आपने जो भी प्रिपरेशन किया, और अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो आपका जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जीएस का पोर्शन रहा, ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन रहा, तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया, कहाँ से किया, और किन किन टीचर्स का मार्गदर्शन आपको मिला, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को बताइए। सर जैसे कि मैंने 2017 में मैं यहाँ पर आया हुआ था। अच्छा। अपनी ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद देन मैंने मुझे तो यहाँ पर आया, मुझे कोचिंग के बारे में कुछ ज़्यादा इधर पता नहीं था। तो कुछ मेरे दोस्त थे जो कि पहले से यहाँ पर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दस्तक करियर कोचिंग काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। देन एक अलग सा ही मतलब मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। देन उसके बाद से मैं आगे बढ़ता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या क्या चीज़ें कर गया। तो हालांकि इसमें मार्गदर्शन में मेरा, जैसे जीएस के लिए आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही आज तक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। अभी मैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इंग्लिश के लिए दिलीप कुशवाहा सर ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की, और मैथ्स के लिए नसीम सिद्दीकी सर से मैंने क्लासेस की, वो भी इंडिविजुअल क्लासेस मैंने ली थी, और दिलीप सर की भी इंडिविजुअल क्लासेस ली थी। और रीजनिंग को तो मैंने अपने सेल्फ स्टडी से किया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीन जो उसके फेजेस होते हैं, तो टीयर 1 में अब तो थोड़ा सा परिवर्तन आया, और ज़्यादा परिवर्तन तो टीयर 2 में ही आया, कि टीयर 2 में पहले इंग्लिश और मैथमेटिक्स होता था, लेकिन अब जो है रीजनिंग और जीएस को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से 25-25 क्वेश्चन है ना, शायद उस तरह से उसको जो है इस तरह से 100 क्वेश्चन का बनाया गया, तो कंप्यूटर भी ऐड किया गया। तो खैर ये सब चीज़ें जो है वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, जो भी वो तो अपना, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पहले का जो पैटर्न था और अब जो चेंज हुआ है, उसमें क्या आप महसूस करते हैं कि कठिन हुआ, और स्टूडेंट्स को मतलब इस बदली हुई स्थिति में किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सके? सर वैसे अगर देखा जाए, पैटर्न में कोई भी चेंजेस अगर देखा जाए, चेंजेस तो आए हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव ले लें तो काफ़ी अच्छा है वो। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वैसे देखना जाए, जो अभी नए बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मैं बोलूँ। मुझे ये लगता है कि पहले जैसे कि जीएस का जो महत्व था, वो महत्व टीयर 1 के स्तर तक था। yes, अब जो है टीयर 2 में भी जुड़ गया है ना। yes, तो हमें ये लगता है कि टीयर 1 में भी जो भी अच्छा से पढ़ेगा वो टीयर 2 में, हालांकि अभी टीयर 2 जब होगा तब ये पता चल पाएगा कि वास्तव में जीएस प्री में जो है टीयर 1 में उसका क्या लेवल रहता है और टीयर 2 में क्या लेवल रहता है उसका, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर टीयर 1 से ही जीएस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग के साथ साथ में, तो हमें लगता है टीयर 2 में भी बहुत ही सरलता से हम क्या कर सकते हैं कि सफलता हासिल कर सकते हैं ना। तो अपने स्टूडेंट्स को ये चीज आप कहना चाहेंगे कि जीएस का, या इसके संदर्भ में और क्या कहना चाहेंगे? जीएस के संदर्भ में मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले भी अगर देखा जाए, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 150 में से, प्री में अगर बात करें तो 150 में से बच्चे ला देते हैं। लेकिन जो अगर हमें अच्छा रैंक लाना है ना, तो हमारा वो उसमें जीएस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें जीएस में काफ़ी अच्छा मेहनत भी करना होगा। अब तो वेटेज और भी बढ़ गया है। अगर आपने जीएस में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया, देन आपका वो रैंक बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा आपने अभी शायद जो एमटीएस का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है वो भी दिया, और उसका भी रिजल्ट अवेटेड है ना? यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी आने वाला है? नहीं सर, अभी उसमें जैसे मेरा अभी प्री का आया हुआ है, जिसमें कि उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है उसमें भी। तो क्या नाम है कि अभी उसका 6 तारीख को वो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव होने वाला, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे टीयर 2 तक में या टीयर 1 टीयर 2 तक में अब तक का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में जीएस के तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि टीयर 3 में जब बच्चे जाते हैं तो उसमें लेटर राइटिंग और साथ में जो है क्या होता है, एक होता है एसे राइटिंग। हाँ, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। तो क्या, हाँ, प्रेसिज राइटिंग भी होता है। ये 3 तरह के होते हैं। तो इसमें लड़कों को
क्या अभी से ही प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है, या टीयर 1 टीयर 2 जब हो जाता है, टीयर 1 जब हो जाता है तो उस समय जो है प्रिपरेशन करना चाहिए? अगर देखा जाए अभी तो जनरली, अब वैसे तो अब तो सिलेबस में वो है ही नहीं तो पूरे तरीके से वो अब, लेकिन अब तक ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे कि पहले अभी जब अभी मेन सिलेबस पहले मैथ्स रीजनिंग ये सब चीज़ें जो कुछ भी हैं वो सब हम फाइनली कंप्लीट करते थे, जो उसके लिए भी टाइम डिस्क्रिप्टिव के लिए हम लोग के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो उसमें प्रिपरेशन किया जा सकता है। और आपके कोर्स ने सर मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। टीयर 3 आपने मेरे से किया था? यस सर। टीयर 3 एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं टीयर 3 पढ़ाता भी रहा हूँ, और वास्तव में जहाँ जहाँ पर देखिए, मैं सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ, और जो है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी टीयर 3 जो था, जो ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग का था, प्रेसिज राइटिंग था, वो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ आप देखेंगे यूपी पीसीएस में भी सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो मेरा वो, चूंकि मेरा जो एरिया था पढ़ाने का, या जो हमारा विषय उस विषय के अंतर्गत आता था, और इस वजह से मैं टीयर 3 जो है पढ़ाता भी था और पढ़ाता भी हूँ अभी। हालांकि फिलहाल मैं अभी अपने को ब्रेक दिया हुआ है, लेकिन टीयर 3 में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा। दस्तक में आकर, दस्तक में नसीम सिद्दीकी सर हैं, प्रदीप राय सर हैं, दिलीप कुशवाहा सर थे, अभी तो हालांकि वो अलग हो गए थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद अभी अजीम सर हैं, SK यादव सर हैं। अभी जो टीम है हमारी, वो सब टीम भी लगातार मतलब कह सकते हैं उस पर काम कर रही है। और मैं अभिषेक जायसवाल जी से ही आज मैं बहुत सारी बातें सुनना चाहूँगा। मैं अभिषेक जी, मैं केवल ये चीज़ चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती ये रहती है कि जब कोई भी एग्ज़ाम किसी भी वजह से, चाहे वो कह सकते हैं कि प्रश्न पेपर आउट हो जाने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि जो आयोग है उस आयोग में अंतर्निहित कुछ कमियों की वजह से, जब कह सकते हैं कि एग्जाम्स जब डिलेड होने लगता है, तो स्टूडेंट्स में एक प्रकार से निराशा के भाव जो है वो क्या आने लगते हैं। तो मैं ये केवल जानना चाहता हूँ कि उन परिस्थितियों में हमें किस तरह से अपने को जो है कह सकते हैं कि कंसंट्रेट रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, ये हमें आप बताइए। सर ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए तो मैं आपको अपनी जर्नी से अपने बताता हूँ। जब मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा प्री नहीं निकला था, क्योंकि अभी मैं उस समय नया आया था, मेरे सिलेबस भी नहीं कंप्लीट थे, तो और जनरली अगस्त में ही एग्ज़ाम पड़ गया था उसका, तो मेरा तैयारी ठीक से नहीं हो पाया था। देन वो हो गया। फिर 2018 का एग्ज़ाम आया, मेरी तैयारी लगभग हो चुकी थी। मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, फिर डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई किया, देन डीवी तक मैं फाइनली गया उसमें 2018 वाले सीजन में। देन उसमें फाइनली डीवी के बाद मेरा फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ, कुछ नंबर से मेरा रुक गया, जिसकी वजह से और एमटीएस में भी सेम वही प्रोसीजर रहा, डीवी तक मतलब सारे एग्जाम्स में तब तक मैं डीवी तक हो रहा था। फिर 2018 का एग्ज़ाम जब हुआ तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया। और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं क्या हुआ कि मैं डिप्रेस्ड होने लगा। फिर तब से लॉकडाउन का पीरियड भी आ गया, जिसके वजह और मेरा हेल्थ इशू भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं 2019 का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाया, और मेरा उसमें भी 2019 का प्री नहीं क्वालिफाई हो पाया। देन फिर से 2020 का एग्ज़ाम आया लॉकडाउन के बाद। देन मैंने प्री दिया, मेरा प्री में लगभग 156 नंबर था। फिर उसके बाद प्री का एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस का एग्ज़ाम आया। मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद मेंस भी क्वालिफाई हो गया। फिर टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव हुआ। डिस्क्रिप्टिव के लिए सर मैंने आपसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ था, और काफ़ी अच्छा ये स्कोर लगभग रहा था, तो वो हो गया फाइनली। फिर उसमें अब ये प्रोसेस 2020 का एग्ज़ाम का पूरा फाइनली हुआ, अब जाके फाइनली मैं सिलेक्शन। अच्छा, ये बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करते वक्त जो है किस विषय पर, किस तरह से क्या चीज़, मतलब किस तरह से सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए तो मैथ्स इंग्लिश पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, रीजनिंग पे या जीएस पे, आप जो बदला हुआ पैटर्न है, तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने किस तरह से आपने पढ़ा सारी चीज़ों को। इतना वास्ट सिलेबस है, उस वास्ट सिलेबस को कैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश होने लगते हैं जब उनके विषय जो है कुछ खराब होने लगते हैं, या वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते तो निराश होने लगते हैं। तो क्या ऐसा
तरीका अपनाना चाहिए कि सारे विषय पर समान रूप से अपनी पकड़ जो है बनाए रखा जा सके। सबसे पहले अगर जैसे अभी रिसेंट पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको केवल एक ही एरिया पे आपको वेटेज नहीं देना है, आपको चारों सेक्शन पे वेटेज देना है। चारों सेक्शन के आप कंप्यूटर पे आ गए तो वो भी देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, टाइपिंग पे क्योंकि एक ही दिन में वो होने वाला है तो उस पर भी आपको फोकस करना होगा, डेली हफ्ते में या कुछ भी आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। और रही बात अब सेक्शनल वाइज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैथ्स के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप सिलेबस को फाइनली कंप्लीट कीजिए। आपका सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आप कंप्लीट कीजिए, देन आप उसके प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका ये पॉसिबल होगा। और इंग्लिश में पहले तो ग्रामर रूल्स, जो फिक्स्ड ग्रामर रूल्स होते हैं, आप उसको फाइनली अच्छे से कवर कर लीजिए 3 से 4 बार, ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। और हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होनी चाहिए कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको वो पूरी अच्छी तरीके से मतलब रटा होना चाहिए। और थर्ड, इसमें इंग्लिश के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि रीडिंग हैबिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि अब जैसे अब वाले जैसे मेंस में लगभग 3 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 3 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, जिसका कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं सही रहेगा तो आप कैसे उसको आप कर पाओगे टैकल। देन उसके लिए आपको रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रीजनिंग तो अब जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग ये सब तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो पहले इतना इजी पैटर्न हुआ करता था रीजनिंग का कि मतलब फिक्स पैटर्न 50 आउट ऑफ 50, अब तो काफ़ी टफ आने लगा है। तो लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए उसमें भी वर्क करना ही होगा। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट जीएस, जो जिससे कि सभी बच्चे परेशान रहते हैं सर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरा पहले एक बार सिलेबस को आप हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से फाइनल कंप्लीट करना होगा। अच्छा अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया, यस सर, तो सिलेक्शन हो गया, अब आगे की आपकी क्या योजना है? क्या आप यहीं पे रुकेंगे या आगे कुछ और भी कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा धमाल करने का आपका इरादा है? यस सर, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी, तो अभी सोच रहा हूँ कि अभी इसके आगे भी आगे अच्छा बेहतर पोस्ट मिले, इसके लिए मतलब कहने का मतलब कि अभी एसएससी में ही सीजीएल में भी कुछ और अच्छा अभी 2022 में अच्छे से देने वाला हूँ, फिर उसके बाद सिविल के लिए सोचूंगा। अच्छा ये बताइए कि जो पोस्ट होते हैं, जैसे आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर का पोस्ट है आपका, तो इस पोस्ट में क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा आपको? ये जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्कीम कोई होता है उसके लिए हम लोग को डेटा कलेक्ट करना होता है। वो सैंपल सर्वे, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको एक स्कीम दे दी जाएगी और उसके लिए हमको डेटा कलेक्ट करना होगा। अच्छा, ताकि वो देश के लिए जो है देश की योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो अगर ये ऑनलाइन क्लास की बस यही लिमिटेशन है कि आप अगर सम्मुख होते ऑफलाइन क्लास में तो मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर पाता और देखता हूँ, अगर मौका मिलेगा, अगर ये अभिषेक इजाज़त देंगे तो फिर मैं ज़रूर जो है इनके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं अभिषेक बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका जो जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि आप जब इलाहाबाद जैसे शहर में या कहीं पर भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 3-4-5 हज़ार रुपये के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उसी स्ट्रगल के बीच में जब सफलता की खुशखबरी मिलती है और अचानक ये पता चलता है कि आने वाले समय में अब हमें 1-2 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा, तो उसकी जो खुशी है उस खुशी को शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बतलाना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फोकस कभी भी जो है फोकस एरिया को आप बदलिए मत, कभी भी डेविएट मत हुए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एकदम आप पूरी जो है तरह से एकदम पूरे लगन के साथ आप मेहनत करिए। तो मैं अभिषेक से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि चलते चलते वो ये बताए कि आपको जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ उसकी सैलरी कितनी है? लगभग सर ये 4200 ग्रेड पे का है ये पोस्ट। तो इसमें ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे हमको मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में, तो एक्स सिटी में लगभग सैलरी हमारी लगभग बनेगी, इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 लगभग बनेगी और फिर ग्रॉस सैलरी लगभग बन जाएगी 65-70 हज़ार रुपये, और इसमें इंसेंटिव भी मिलते हैं। और जेड सिटी में अगर देखा जाए तो लगभग 52,000 रुपये मिलती है और फिर वही इन हैंड सैलरी लगभग 60 तक पहुंचती है, 60 से 62 तक। और जेड सिटी में अगर बात करें तो वही 48,000 इन हैंड सैलरी बनेगी और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 55 या 57 तक बनती है।
अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज़ और बता दीजिए चलते चलते, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स व्यूअर हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें बताइए। देखिए सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है देन आप क्योंकि क्विट कर जाएंगे और आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और देखिए विषम परिस्थितियाँ इसीलिए ही आती हैं कि आप आगे बढ़ो। अगर आप उसी को आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई तो आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा स्ट्रगल करते ही रहना चाहिए। सबके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। सही बात है, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ जान लीजिए कि बिना समस्या के संघर्ष महान नहीं होता है। संघर्ष महान तभी होता है जब आप बहुत ही स्ट्रगल करके उस सफलता को हासिल करते हैं। तो सफलता के लिए लगातार कंसिस्टेंटली आपको जो है वर्क करना चाहिए। खूब मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए। और साक्षात नमूना यहाँ पर मौजूद है, उदाहरण मौजूद है कि इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। मतलब कह सकते हैं मनुष्य है तो कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ आएगी आएगी, निराशा कहीं ना कहीं हमें परेशान तो करेगी। लेकिन उन निराशा के बीच हम कैसे अपने को मजबूती से सम्मुख कह सकते हैं कि अपने को खड़ा पाते हैं, अपने किस तरह से हम अपने आप को मजबूती से बनाए रखते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस किए रहते हैं, यही वास्तव में हमारी सफलता को सुनिश्चित करना पड़ता है। और मैं अभिषेक से अभी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। सर मैंने अपने तैयारी करते समय तो अंदर से डिमोटिवेशन तो आता ही रहता था हमेशा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, कुछ चीज़ें मैं लिखता रहता था। अच्छा अच्छा, यस सर, आप लिखते भी थे? यस सर। ठीक है। तो कुछ मैंने अपने मोटिवेशनल के लिए अपने कुछ चीज़ें मैं लिखता रहता था। तो मैं कुछ लाइन कुछ पंक्तियाँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। रख धीर तू न डगर तू, जैसे नभ भी तू अंबर भी तू, हर रूप में ज्वाला है तू और प्रेम की माला है तू। रख धीर तू न डगर तू, तू आदि है और अंत तू साधु भी व संत तू, हर शोर की है गूंज तू व सुकून की है शांति तू। रख धीर तू न डगर तू। वाह वाह, बहुत ही अच्छी रचना है। देखिए वास्तव में प्रतिभाएं जब कह सकते हैं कि कई रूपों में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। और अभिषेक ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बल्कि अपने अनुभवों को अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छी पंक्तियों, अच्छे छंद के साथ उसे प्रस्तुत करने की भी जो है महारत हासिल है इनको। और इस रूप में अगर आप देखिए कि आपके पास, इसीलिए हम कई बार ये कहते हैं कि आपकी जो कह सकते हैं समय बिताने का जो तरीका है वो तरीका भी आपके मेन जो काम है उस काम को इन्हांस्ड करता हो। यानी कि आपका पढ़ना मेन काम है, जब बोर हो जाते हैं तो आपके जो पैशन होना चाहिए, आपका जो शौक होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई को और भी मजबूत करता हो। ये नहीं कि आप फिल्म देखने चले गए, आप जो है कहीं और चले गए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती है ना कि फिल्म से हम नहीं समझते हैं कि कह सकते हैं कि मनोरंजन होता है, उसमें समय की बर्बादी। और खासकर अब का जो समय है तो मनोरंजन का साधन क्या होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप जब उबरने लगते हैं तो न्यूज़पेपर उस समय पढ़िए, एडिटोरियल उस समय पढ़ा करिए, कुछ इंग्लिश का जो है न्यूज़पेपर, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ लिया करिए। या आजकल मोबाइल है तो आप किसी भी जो है कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स को देखिए। तो मेरे हिसाब से चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मौका दिया मुझे अपने दर्शकों से आपके अनुभवों को शेयर करने का। और मैं बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और आप और भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करिए। और बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के बाद एक बार और भी हम आपके सम्मुख उपस्थित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच सर।